हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद उज्जवल सिंह पे हैं। हम आपको कल पढ़ाए थे आपका फंडामेंटल राइट 19 के कॉलम 1 के ए में, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई थी। वाक और अभिव्यक्ति का मैम ने आपको बताया था कि उसमें क्या क्या आज़ादी मिली गई थी कि हम बोल सकते हैं। अच्छा, उसमें मैं कल याद नहीं था, थोड़ा सा भूल गया। वाक और अभिव्यक्ति में एक नहीं बोलने की भी आज़ादी होती है। अगर आपको कोई पुलिस पकड़ के लेके गई, आपको कोई क्राइम वगैरह कर दिया या नहीं भी किया है आपने, अगर पुलिस को गिरफ्तार किया, उसके बाद अगर आपसे कुछ पूछना चाहती है तो आप वो वहां पर नहीं बता सकते उनको, या वहां पर नहीं बोलते। तो ये भी एक मौलिक अधिकार है हमारा। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा कि हमें एक नहीं बोलने का भी अधिकार है। क्योंकि आपको अगर मान लो एफआईआर हो गया, एफआईआर होने के बाद आप जाओगे अपने पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी में जाने के बाद आप पुलिस को ये कहोगे, मेरे को मेरा वो चाहिए, वकील चाहिए। अब वकील मांगने का भी आपको एक अधिकार है, अपना पक्ष रखने का भी अधिकार है, और पक्ष वही रखेगा जो लॉ एंड ऑर्डर को जानता हो। ठीक है, तो आप एक पुलिस के हो, क्या कहते हैं, वकील मांगने का, एडवोकेट मांगने का आपको अधिकार है, ये बताना। अच्छा, आज की मैंने आपको दो न्यूज़पेपर आपको मैं कहता हूँ कवर किया करो। एक हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण पढ़ सकते हो। दैनिक जागरण पढ़ने के बाद आप द हिंदू पढ़ो। कुछ आर्टिकल जो हैं दैनिक जागरण के द हिंदू में भी हैं। जैसे हिंदी पढ़ोगे तो इंग्लिश पढ़ोगे ना, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी इससे। और सबसे तेज इंग्लिश इंप्रूव करने का आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल अच्छा है, और प्रैक्टिकल भी है। जैसे अभी आपने अगर अखबार पढ़ा होगा तो आज के में जरांगे पाटिल ने दी आंदोलन तेज करने की धमकी। अब ये आंदोलन है, मैं आपको एक खबर के बारे में नहीं बता रहा। न्यूज एनालाइज करने के लिए अलग से वीडियो बना देंगे अगर आप चाहोगे तो। इसमें आंदोलन है, आंदोलन है। तो आंदोलन करने का कहाँ से अधिकार आया? क्योंकि आंदोलन करने के लिए हमें पूरी सभा चाहिए। सभा में के साथ एक मुखिया चाहिए। मुखिया के बाद उसके पीछे भीड़ चाहिए, तभी तो एक आंदोलन हो पाएगा ना। अच्छा, दूसरी है, एक भारतीय पर्यटक अब बिना वीजा थाईलैंड जा सकेंगे। अब सबसे बड़ी चीज क्या है? वीजा। वीजा क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम होता है। तो ये वीजा कहाँ से आया, यहाँ ये किस अधिकार में है? ये क्या कोई अधिकार आएगा, कोई कानून आया होगा तभी तो हमें मिला होगा ना। तो अभी ये देखो, थाईलैंड है, पहले सबसे पहले श्रीलंका ने किया था। अब देख रहे हो आप इंडिया की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। थाईलैंड हो गया। अब दूसरा कि बिना वीजा के आप पर्यटक आ जा सकते हैं वहां पर। एक दूसरा ये है, अखूरा अगरतला रेल लिंक है, जो अपना मिजोरम में, मिजोरम में एक रेल बनाई गई है। 12.5 के लगभग किलोमीटर लंबी है ये। तो ये अपने बांग्लादेश से होते हुए मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय रेल लाइन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये त्रिपुरा होते हुए बनाई हुई है ये। और इसमें 12 कुछ किलोमीटर लंबी है ये। तो ये अधिकार, ये लाइन बनाएगी, तो ये भी कोई कानून के द्वारा बनाया गया होगा ना। और दूसरा जो ये लाइन बनाई हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया होगा। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का अधिकार है, या एम्प्लॉयमेंट पाने का एक अधिकार है, या व्यवसाय करने का एक अधिकार है। जो यहाँ पे स्टील वगैरह के जो उद्योग लगे होंगे, तो वो उद्योग भी तो लगाने का कहीं से अधिकार होया होगा ना। तो उसको कहाँ से अधिकार मिले, हमारे संविधान में कहाँ से अधिकार दिए गए हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। एक दूसरा ये है, एमसीडी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने अभी जो ये मीट की शॉप है, वहां पे उनको लाइसेंस करने के लिए और उनको रोकने के लिए एक वो दिया है, बिल पास करने की कोशिश की गई है। तो वो जैसे ये शॉप है, अगर अभी शॉप का लाइसेंस रद्द कर देंगे या उनको रोक देंगे, तो व्यवसाय करने का एक अधिकार है कि मन मर्जी का कुछ भी हम व्यवसाय कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी का। तो वो भी कहाँ से आया, किस अनुच्छेद से आया, तो इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। कल जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आर्टिकल 19 के कॉलम 1 के ए से, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, कि हमें बोलने की आजादी है। अब देखो, बोलोगे तभी तो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाओगे। अब अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाओगे, उसके बाद क्या होगा,
जैसे कि महात्मा बुद्ध ने अपनी वो दी, ज्ञान दिया, तो बोलने पहले तो उन्होंने बोला, बोलने के बाद जैसे पहले 4 अनुयायी थे, उसके 4 अनुयायी सुनने के बाद फिर उसके सैकड़ों अनुयायी उसके भक्त हो गए। ऐसे ही क्या हो गया, फिर वो एक सभा बन गई। जो सभा बन गई, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सम्मेलन करने का अधिकार हो गया अभी इसी में ही। ये और ये किसके द्वारा आ गया, अभी हमें ये अनुच्छेद कौन सा होगा, अनुच्छेद 1 के बी में, आर्टिकल आर्टिकल 19 कॉलम 1 के बी में ये कहा गया है कि हम शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं, शांतिपूर्ण हथियार नहीं रख, मतलब बिना हथियार के हम सभा सम्मेलन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, सभा सम्मेलन में जैसे कि हम नागरिक जुलूस, अभी जैसे कि दशहरा गया हुआ है, दशहरे पे रावण के जुलूस निकाले गए थे, और जुलूस निकालने का जो अधिकार है वो कौन देता है हमें, आर्टिकल 91 का भी। ये क्या, मौलिक अधिकार, कोई प्रदर्शन करना होता है, जैसे अभी रामलीला का प्रदर्शन हुआ था, आपने दशहरे में देखा होगा, तो प्रदर्शन करने का जो अधिकार है वो कहाँ से आया हमारा, 19 कॉलम 1 के बी के तहत। अच्छा जी, कोई सभा है, अब ग्राम पंचायत में आपको कोई सभा करनी होती है, जैसे ग्राम पंचायत सभा हो गई आपके छोटे लेवल पे, और जो बड़े लेवल पे अभी जो चुनाव चले हुए हैं, रैली वगैरह ये जो करने का, प्रचार करने का, सभा करने का, तो कहाँ से इसको अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 19 कॉलम 1 बी के द्वारा इसको अधिकार दिया गया है। अच्छा जी, दूसरा क्या गया है, हमने 1 ए के द्वारा हो गया वाक का अधिकार, और 19 1 बी के द्वारा हमने कहा है सम्मेलन की वो, सम्मेलन हो गया। अब सम्मेलन के बाद चलो हम बोल भी लिए, बोलने के बाद हमें सभा करने का भी अधिकार हो गया। और इसके बाद सभा करेंगे, सभा करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, समुदाय बनाने पड़ेंगे या संघ बनाने पड़ेंगे। मतलब कि जो सभा है, अब यहाँ तो जो सम्मेलन किया, जो सभा किया, वो एक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। अब एक व्यक्ति के बाद जो उसके सम्मेलन समूह बन के, समूह के बाद उसको वहां के सदस्य भी तो बनाए होंगे। जैसे हमारी संविधान सभा बनी, संविधान सभा में 389 सदस्य थे, ठीक है, 389 सदस्य थे, तो उसको एक समूह हो गया, तो यहाँ पे एक समुदाय बन गया, ठीक है। हमें समुदाय समुदाय बनाने का अधिकार हो गया, समुदाय या संघ बनाने का अधिकार, ठीक है, बनाने का अधिकार किसमें होगा, ये हो गया हमारा 19 सी कॉलम 1 आर्टिकल 19। ये हो गया समुदाय और संघ बनाने का हमें अधिकार मिल गया, ठीक है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि दल क्या बन गए, दलें बन गई, दलों में जैसे कि अब 2024 के चुनाव है, तो उसमें देखो बीजेपी किसके और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सपा, आम आदमी पार्टी, और काफी जो भी दल बने हुए हैं, वो किसके अधिकार के को लेकर के बने हैं, और कौन सा अधिकार उनका प्रयोग किया गया है, अनुच्छेद 19 कॉलम 1 के सी के अनुसार। अभी क्योंकि ये न्यूज में भी है, और आर्टिकल ऐसे ही न्यूज में, पेपर में पूछे जाते हैं, जो न्यूज में हो, करंट में, करंट अफेयर भी यही होता है, और करंट अफेयर के को मिला करके आपसे ये पूछ लिया जाएगा। तो अभी हमें सम्मेलन भी हो गया, समुदाय भी बन गया, बोलने की भी शक्ति मिल गई, उसके बाद कौन सी शक्ति बचती है, चलो समुदाय होगा। अब समुदाय के आगे पहले मान के चलो ये हमारा देश है, देश अभी कितने भागों में बटा हुआ है, 28 भागों में बटा हुआ है। अभी ये मान लो एक छोटा सा हरियाणा है, हरियाणा में एक समुदाय बन गया, ये तो इनको आज़ादी मिल गई, और इस समुदाय बनने के बाद इनको अंग्रेज तो दूसरे राज्य में भी तो जाना पड़ेगा ना, जैसे पंजाब होगा, ये हिमाचल प्रदेश होगा, ये उत्तराखंड हो गया, ये यूपी हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। इधर फिर राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया। तो अदर स्टेट में भी अगर घूमने की आज़ादी है,
मतलब कि हमें अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, कि हम एक अपने जो भी सीमा चित्तर है, जो इंडिया के जो सीमा चित्तर है, उसमें हमें घूमने की आज़ादी है। हम कहीं भी जा आ सकते हैं, ठीक है। हमें कोई जैसे अभी आपको देखा होगा कि पर्यटक जो हैं जर्नी करते हैं, जो व्लॉग वगैरह बनाते हैं, आज के टाइम बहुत ज़्यादा चढ़ी हुआ है, तो देश का भ्रमण करते हैं। तो ये हमें आज़ादी मिल गई। ये आज़ादी किसके अनुसार है? हमें अनुच्छेद डी कॉलम 1 के अनुच्छेद 19, मतलब आर्टिकल 19 के 1 के डी के अनुसार हमें ये आज़ादी मिली हुई है। भ्रमण में दो होती है, जो आर्टिकल 19 1 डी है, उसमें दो प्रकार की आज़ादी है, एक तो आंतरिक और एक होती है बाह्य। तो हमें जो आज़ादी मिली हुई है 19 के तहत, वो हमें कौन सी मिली हुई है? आंतरिक, मतलब आंतरिक जो इंडिया का जो भू क्षेत्र है, उसके अंदर कहीं भी हम जा सकते हैं, घूम सकते हैं, और उसकी हमें आज़ादी मिली हुई है आंतरिक तौर पे। जो बाह्य की जो आज़ादी है, ठीक है, बाह्य के रूप में जो आज़ादी है, ये किसमें है? ये एक जीवन का अधिकार है, उसमें सम्मिलित है। आंतरिक और बाह्य, मतलब जो हमें घूमने फिरने की आज़ादी है, उसको एक जीवन का अधिकार में भी सम्मिलित। और ये जीवन का अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 21। अभी बता देंगे कि जीवन का अधिकार की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे इसको बढ़ाया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या व्याख्या की गई, ये अगली क्लास में आपका हो जाएगा। तो अभी इतना आप समझ लो कि जीवन के अधिकार में ये बाह्य घूमने के और आंतरिक घूमने के इसमें अधिकार है, इसको मानते। अच्छा जी, अभी हमें क्या हो गया भाई? चलो, घूमने भी फिरने का भी अधिकार मिल गया, सम्मेलन करने का भी अधिकार मिल गया, बोलने का भी अधिकार हो गया। उसके बाद बचा क्या? अभी घूमे फिरेंगे, अब एक देश से जगह, देश से दूसरी देश की जगह में जाएंगे, तो घूमने फिरने के एक ये तो है नहीं कि शक्तिमान की तरह सुबह गए शाम को आ गए। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें? वहां पे बसना भी होगा, ठीक है। तो निवास करना भी होगा, तो हमें निवास करने की आज़ादी मिल गई। निवास करने की आज़ादी कौन से अनुच्छेद होगा ये? आर्टिकल 19(1)(ई) के तहत, कि हम कहीं भी अपने पूरे देश में कहीं भी जाकर के कहीं भी जमीन ली और वहां पे बस गए। हमारी ओबीसी जो डोमिसाइल है वो बनाई, डोमिसाइल के बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, और वहां पे हम रह गए, ठीक है। और ये पहले जो क्षेत्र था, जो आपने को 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में हमें ये ऐसे आज़ादी नहीं मिली गई थी, पर 1947 से ये आज़ादी यहाँ से छीन, मतलब यानी धारा 370 के तहत, आर्टिकल 370 के तहत यहाँ पे मनाही की गई थी कि आप वहाँ पे ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते, अन्य जो भारतीय हैं। पर 2019 में ये हटा दिया गया, कौन सा 370, और अभी पूरे देश वासी जम्मू कश्मीर में जाके वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं और बस सकते हैं, अधिकार है। कुछ जो ये जो कानून है, जो कुछ है ना, ये उत्तर पूर्वी राज्य होते हैं, जो पूर्वी राज्य हैं, वहाँ पे लागू नहीं होता अभी तक, क्योंकि वहाँ पे एक नक्सली लोग होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अभी लागू नहीं होते पूर्वी राज्य में, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है प्रॉपर केंद्र सरकार के द्वारा, फिर वहाँ पे आप जमीन वगैरह ले सकते हो। अच्छा जी, हमें बसने की अधिक भी मिल गई। बसने के बाद हमें क्या चाहिए? संपत्ति चाहिए। अभी उसके बाद क्या चाहिए? संपत्ति का अधिकार चाहिए। अब जो हमने प्रॉपर्टी ली है, अभी वो हम अपनी इच्छा के अनुसार सेल करेंगे ना, उसको व्यय करेंगे, बिक्री करेंगे। क्योंकि अगर मान के चलो कोई अभी रेल लाइन जा रही है और यहाँ पे हमारा घर है,
ठीक है। और यहाँ हमारा घर है तो रेल लाइन यहाँ जा रही है और ये हमें घर बहुत पसंद है, या हमारे घर ये शुभ है। तो क्या करते हैं लोग बाग, वो हमें अपनी मन मर्जी से, भाई हम यहीं पर हैं, हम ये अपनी जमीन नहीं बेच पाएंगे, तो या तो सरकारी रेल लाइन को यहाँ से घुमा करके इसके पीछे से लेके जाएगी, ठीक है, और अपने नहीं बेचेगा इसको। ये अधिकार था इसमें, संपत्ति के अधिकार में। क्योंकि पहले क्या था कि अंधविश्वास ज़्यादा था, तो ज़मीन वगैरह बेचने का इतना वो नहीं प्रचलन था, क्योंकि एक ज़्यादा पीढ़ी दादा की जो ज़मीन है वो उसका बेटा रखता था, फिर बेटे का बेटा रखने का एक अधिकार होता था, और अधिकार जन्म जात होता था। तो इस अधिकार को किस में रखा गया इन्होंने, आर्टिकल 19(1) के एफ में, ई तो हो गया था वो, तो एफ में ये रखा गया कि संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति में मतलब अर्जन और व्यय करने का। अर्जन मतलब कि हमें संपत्ति खरीदने का अधिकार है, खरीदने का। व्यय मतलब बेचने का अधिकार है। हम अपनी मनमर्जी से जमीन बेचेंगे, हम अपनी मनमर्जी से खरीदेंगे, इसमें ये का। बट इसके इसमें क्या होगा, इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। कब, भाई इसमें परिवर्तन कब हुआ, 44वें संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया। किसको, संपत्ति के अधिकार को। और इसको कहां पर लेकर के जाए गए, अभी कहां पर, अनुच्छेद 300 के कै में, आर्टिकल 300 कै में ये अधिकार दिया गया है। और ये अभी ये अधिकार है, लीगल अधिकार हो गया ये, लीगल अधिक राइट्स है, नहीं कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है। अब ये क्या होगा, लीगल मतलब कि वैधानिक न्याय है, ये संवैधानिक मतलब वैधानिक न्याय है, ये नहीं कि मूल अधिकार न्याय है। तो अभी आपको ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है या मूल अधिकार है। तो आपको कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार पे क्लिक करना है, आपको ऑप्शन मिलेगा, वहीं पे आपको ठीक करना है। अच्छा जी। इसके बाद चलो भाई, हमें भाई बोले, घूम घूम में जमीन ले ली, भ्रमण कर लिया, सम्मेलन वगैरह भी कर लिया, उसके बाद कहीं हमें अपना व्यवसाय भी तो करना होगा ना, जहाँ पे हम अच्छी तरह से रह पाए, हमारी प्रॉपर्टी बनेगी। तो अभी क्या हो गया है, अगला एक जो फिलोसफी आई उसमें क्या कहा गया, वर्ती उपजीविका, ठीक है, उपजीविका व्यापार करने का अधिकार दिया गया। मतलब क्या है, हो गया इसमें, वर्ती का मतलब होता है प्रोफेशन, मतलब किसी को अगर किसी चीज में महारत है वो, मतलब जैसे कोई मान लो शेफ है, और एक अच्छा शेफ है कि वो अपने शेफ में होटल खोल सकता है, ठीक है। या एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी कर सकता है, इंजीनियर है वो इंजीनियर करता है, एयरक्राफ्ट बनाता है तो वो एयरक्राफ्ट बना, जिसमें उसकी विशेषज्ञता हो, ठीक है, प्रोफेशन हो, तो उसमें वो अपना व्यापार कर सकता है। उपजीविका का अर्थ है कि भाई कोई अपने सामान्य तौर पर जो आजीविका के जो साधन होते हैं, जो नौकरी वगैरह जॉब वगैरह कर सकता है। व्यापार मतलब जो लाभ कमाने के लिए जो बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि आज के टाइम में आपने सुना होगा अडानी है, और अंबानी है, टाटा है, जो ये व्यापार कर पाए, कि कहाँ से करके आए, ये इनको जब अनुच्छेद कौन सा मिला, 19 का कॉलम 1 का, जी, अगर ये अधिकार नहीं होता तो ये इतने बड़े अमीर व्यक्ति कहाँ से बन पाते, इनको कहाँ से इतने अधिकार बन पाते, आज का करोड़ों की अरबों की इनकी जो संपत्ति है वो नहीं होती ना। इसलिए ये अधिकार लाया गया, क्योंकि सबको अपनी आजीविका, अपने पेट भरण करने का अधिकार है, और ये कहीं भी हम अपने देश में जा करके कर सकते हैं। ये नहीं कि अब एक मूल स्थान पे कर सकते हैं या जन्म स्थान आधार पे कर सकते हैं, आप अपने
ऑल ओवर जो भी इंडिया है उसमें कहीं भी कर सकते हो आप। कहीं पर भी जा कर के अपने आजीविका व्यापार कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, ठीक है, उपजीविका प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, इसमें बट इसमें भी एक एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि हम नशीले पदार्थों का व्यापार नहीं कर सकते। उस पे सरकार रोक लगा सकती है, उसको सरकार मना कर सकती है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा गुजरात में, बिहार में क्या किया गया है कि शराब जो है, शराब को रोक रोक लगा दी गई है शराब पे। ठीक है, तो अब ये नहीं कह सकते कि मेरे को तो आजीविका करने का अधिकार है और मैं मनमर्जी मेरा तो व्यापार कहीं विदेश में, तो मेरा ये अधिकार छीन होगा या मेरा अधिकार खत्म होगा। नहीं, सरकार को यह है कि आप ये व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो राष्ट्र की सुरक्षा है, सामाजिक सेवा है, और उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है। जिससे क्या होता है कि जो आर्थिक स्थिति है, जो वहाँ की राजनीतिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति है, वो खराब हो जाएगी, जिससे वहाँ पे एक पाबंदी लगा दिया जाता है। अभी कुछ जैसे कि गाय वध का पर भी एक गाय वध को क्या कहा गया है, दंडनीय अपराध है। ठीक है, गाय वध को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। तो ये गाय कई इसका विरोध कर रहे हैं कि गाय, क्योंकि दंडनीय अपराध हो गए। क्योंकि इसका विरोध क्यों क्यों कर रहे हैं? भारत है, ये क्या है कि हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं किस चीज़ का? मीट का। मीट का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? वो इंडिया ही करता है। तो निर्यातक देश है, मतलब आयातक देश, सॉरी, निर्यात करते हैं, सो हाँ, निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हम मीट का। तो इससे क्या होगा, जो रोजगार के हैं उस पे एक गलत प्रभाव पड़ेगा कि उनका जो रोजगार का जो अधिकार है 91 जी, वो उसका हनन होता है। तो इस आधार पे हम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, बट इसलिए उसको ये कहा गया है कि गाय के वध या सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक न्याय के लिए हम कुछ पाबंद लगा सकते हैं। इसी में गाय के वध के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गाय एक आर्थिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि गाय के जो गोबर है उसकी काफी मेडिसिन बनती है। गाय का दूध है, वो एक सबसे महत्वपूर्ण और लाभदायक है हमारे शरीर के लिए, इसलिए वो एक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसको बचाने के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, हमें कानून बनाना चाहिए, ताकि जो समाज सेवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। हमारी जो वो जड़ी बूटियां हैं, जड़ी बूटी बनाई जाए, तो जिससे क्या होगा कि जो हमें ऑर्गेनिक अच्छी खान पान हमें मिलता रहेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा कौन सा अधिकार हो गया, आर्टिकल 19 के बारे में। ये तो होगा जो हमें अधिकार मिले हुए हैं। इसके बाद क्योंकि अगर हम मैंने आपको क्या कहा था, ये निरपेक्ष अधिकार है। क्या है? निरपेक्ष अधिकार है, मतलब हमें सापेक्ष अधिकार नहीं। ये नहीं कि अधिकार मिल गए तो हम इन अधिकारों को लेकर के हम कुछ भी कर सकते हैं, इस पे कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। तो इसीलिए जो हमारे संविधान निर्माता उन्होंने सोचा कि कुछ तार्किक प्रतिबंध भी होना चाहिए। तार्किक प्रतिबंध लगाया गया है आर्टिकल 19 कॉलम 2 से 6 तक, मतलब कॉलम 6 तक में इसमें तार्किक प्रतिबंध लगाया गया है कि एक आदमी को इतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना हो। इसका मतलब ये है, तार्किक प्रतिबंध ये है। अब मान के चलो आप एक घर बना रहे हो, तो आपका घर उतनी सीमा में बनना चाहिए ताकि जो पड़ोस का जो घर बना हो उसको क्षति ना पहुंचे। अभी आपका ये घर है और आपने घर बनाया कि चलो ये यहाँ से मेरी दीवार यहाँ से जानी चाहिए, तो जिससे क्या होगा, इसको क्षति पहुंच जाएगी, तो इसको नुकसान होगा, तो इसकी स्वतंत्रता का हनन होगा। तो इसको रोकने के लिए हमें तार्किक प्रतिबंध लगाए गए। और इसकी जो आपने बताया कि मूल अधिकारों की जो व्याख्या करता है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट।
ये दोनों को इनको स्वतंत्रता दी गई है और यही हमें व्याख्या करने का अधिकार भी इन्हीं के पास है। तो समय समय पर जो भी व्याख्या होती रहती है इनको के द्वारा होती रहती है। तो ये था हमारा आज का सेशन आर्टिकल 19 के बारे में कंप्लीट हुआ। कल हम आपको 20 के बारे में बताएंगे। तो आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा, हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा।